नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत दोस्तों आपके अपने चैनल दोस्तों मुकेश पंचोली पर आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग काजल, गुड मॉर्निंग, ओके, गुड मॉर्निंग भावना, गुड मॉर्निंग, ओके। सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो दोस्तों आप सभी लोग? आ जाइए। तो गाइज गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग प्रिया, गुड मॉर्निंग दीपिका, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो दोस्तों आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ओके, गुड मॉर्निंग, ओके। चलिए मित्र आ जाइए। तो गाइज हम टॉपिक पढ़ रहे थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर। अब तक की कक्षा में मैं आपको क्या क्या बता चुका था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं ये मैं समझा चुका था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपन कौन कौन से स्टेटमेंट्स को शामिल करते हैं ये भी मैं बता चुका था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्या क्या विशेषता होती है ये भी मैं बता चुका था। उसके बाद बैलेंस शीट क्या होती है, उसके बाद दोस्तों आपका पी एंड एल्स क्या होता है, बैलेंस शीट की कौन कौन सी मदें होती है, ये सब बातें मैं बता चुका था। ओके, पी एंड एल्स की कौन कौन सी मदें होती है। टॉपिक चला था फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस, कि वित्तीय विवरणों का विश्लेषण किसे कहते हैं, वित्तीय विवरण के विश्लेषण के कौन कौन से प्रकार होते हैं, बाह्य विश्लेषण यानी एक्सटर्नल आपका एनालिसिस क्या होता है, उसके बाद आंतरिक विश्लेषण क्या होता है, आपका हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या होता है, आपका वर्टिकल एनालिसिस क्या होता है, और आपकी एनालिसिस करने की विधियां, जिसमें दोस्तों आपको कंपेरेटिव एनालिसिस मेथड बता चुका था और उसकी तरह पी एंड एल बैलेंस दोनों बता चुका था। फिर आपको दोस्तों मैं बता चुका था आपको आगे कि कॉमन साइज एनालिसिस बता चुका था, ट्रेंड एनालिसिस बता चुका था, इसकी तीनों विधियां, ब्रेक इवन पॉइंट्स बता, ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर कर चुका था। तो गाइस आज हम जो बात करेंगे आप सबके सामने वो है दोस्तों अनुपात विश्लेषण के बारे में, रेशियो एनालिसिस के बारे में। ओके, तो गाइस सबसे पहले तो बता दो आज का टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा दोस्तों अनुपात विश्लेषण के बारे में, अनुपात विश्लेषण के बारे में। ओके, अनुपात विश्लेषण। ओके, आज से हम रेशियो एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, अनुपात विश्लेषण को डिस्कस करेंगे, रेशियो एनालिसिस को लेकर समझेंगे कि रेशियो एनालिसिस क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, रेशियो एनालिसिस के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी आ दिएगी, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल हर प्रकार का प्रश्न आपको बताया जाएगा। ओके, तो अपन अनुपात विश्लेषण के बारे में आज की कक्षा में अपन चर्चा करने वाले। ओके, चलो दोस्तों। ओके सर, मैंने अभी ज्वाइन किया, आपका बेस्ट थैंक यू, आप बहुत अच्छा पढ़ा, आप बहुत सो थैंक यू मैडम भावना, थैंक यू। आगे अब देखिए यहाँ पर हम बात करें दोस्तों, देखो मैं तो अच्छे से पढ़ा करो और मस्त होकर पढ़ा करो, और कोई भी टेंशन हो तो मेरे साथ जुड़े रहा करो, कभी कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। आराम से आप आराम से मेरे से संपर्क कर सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है, मस्त रहा करो। ओके, देखिए सबसे पहले तो दोस्तों अपन जैसा कि अपना तरीका होता है हर एक चैप्टर को ढंग से पढ़ने का और हर एक चीज को लिखकर समझाने का मतलब होता है। ओके, और सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों ने कभी पीडीएफ के लिए नहीं बोला, क्योंकि पीडीएफ का कोई मतलब ही नहीं है। सबसे पहले अर्थ कि अनुपात विश्लेषण होता क्या है, रेशियो एनालिसिस क्या होता है ये समझते हैं दोस्तों। मैं यहां पर बता दूं कि अनुपात विश्लेषण यानी अनुपात विश्लेषण की बात अगर करें, यह है दोस्तों आपका अनुपात विश्लेषण। मैंने कहा दो कि अनुपात विश्लेषण, अनुपात विश्लेषण रेशियो एनालिसिस जो है किसी भी संस्था, मैंने कहा अनुपात विश्लेषण किसी भी संस्था, अनुपात विश्लेषण किसी भी संस्था के वित्तीय विवरणों, किसी भी संस्था के वित्तीय विवरणों, ओके, किसी भी संस्था के वित्तीय विवरणों की मदों की जब बात आती है, ओके नहीं ना, बीडीएम का कोर्स नहीं अभी तक, अभी बीडीएम का कोर्स नहीं हुआ बेटा, बीडीएम का कोर्स नहीं हुआ। अनुपात विश्लेषण किसी भी संस्था के वित्तीय विवरणों की मदों का, वित्तीय विवरणों की मदों का आपस में, वित्तीय विवरणों की मदों का आपस में, वित्तीय विवरणों की मदों का आपस में अनुपात विश्लेषण वित्तीय विवरण की मदों का आपस में संबंधों को दर्शाता है, आपस में संबंधों को दर्शाता है, आपस में संबंधों को दर्शाता है, आपस में संबंधों को दर्शाता है। ओके, आगे आपस में संबंधों को दर्शाता है जो अनुपात के रूप में, जो अनुपात के रूप में, मैंने कहा जो अनुपात के रूप में, जो आपका अनुपात के रूप में, जो आपका अनुपात के रूप में, प्रतिशत के रूप में, प्रतिशत के रूप में, प्रतिशत के रूप में, अनुपात के रूप में, प्रतिशत के रूप में, ओके, प्रतिशत के रूप में, दर के रूप में, किसके रूप में, दर के रूप में, दर के रूप में, या अपन कहते हैं गुणा के रूप में, या गुणा के रूप में, या गुणा के रूप में हो सकता है, या गुणा के रूप में हो सकता है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखो। ओके, अब देखो मित्रों, सुनिए और समझने की बात आती है। मैंने कहा कि मित्रों यहाँ पर मैं एक बात कह दूं दोस्तों के लिए, मैंने कहा कि अनुपात विश्लेषण किसी भी संस्था के वित्तीय विवरणों की मदों का आपस में संबंधों को दर्शाता है, जो अनुपात के रूप में हो सकता है,
जो प्रतिशत के रूप में हो सकता है, जो दर के रूप में या गुणा के रूप में हो सकता है, ये आपका अनुपात विश्लेषण कहलाता है, जिसको हम रेशियो एनालिसिस कहते हैं। दोस्तों मैं वापस रिपीट करूंगा कि अनुपात विश्लेषण किसी भी संस्था के वित्तीय विवरणों की मदों का, यानी किसी भी संस्था की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की मदों का आपस में संबंधों को दर्शाने वाला होता है, जो अनुपात के रूप में हो सकता है, जो प्रतिशत के रूप में हो सकता है, जो दर के रूप में या गुणा के रूप में हो सकता है, उसी को हम रेशियो एनालिसिस कहते हैं, वही अपना अनुपात विश्लेषण कहलाता है। तो अनुपात विश्लेषण दोस्तों किसी भी संस्था के वित्तीय विवरणों की मदों का आपस में संबंधों को दर्शाने वाला होता है, जो अनुपात, प्रतिशत या दर के रूप में, गुणा के रूप में हो सकता है। सबसे पहली बात तो ओके, चलिए मैं तो यहां तक की बात तो आपको समझ में आ गई। और उसके बाद अपन बात अनुपातों के प्रकार। अब बात आती है कि यहाँ पर अनुपातों के प्रकार की जब बात करते हैं कि एक्चुअल में अनुपात के कौन कौन से प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ रेशियोज की बात करते हैं कि रेशियो के कौन कौन से प्रकार हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे कि रेशियो के कौन कौन से प्रकार हैं। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूं आपको, एक बात आपको समझा दूं कि अनुपात 4 प्रकार के होते हैं। अनुपात कितने होता है? अनुपात सामान्यतः, अनुपात को सामान्यतः अपन बात करें, अनुपात सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो अनुपात सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। यानी अनुपातों को 204 भागों में बांटा गया। अनुपात सामान्यतः 4 प्रकार के अपने होते हैं, यानी 4 प्रकार के अनुपात अपने को देखने को मिलते हैं। यहाँ पे 4 प्रकार के अनुपात आपके सामने आ जाते हैं। ओके, देखिए मैं तो सबसे पहली बात तो पॉइंट नंबर 1 अनुपात की बात करें तो एक होता आपका तरलता अनुपात, एक होता दोस्तों आपका तरलता अनुपात, एक होता आपका तरलता अनुपात दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी रेशियो, जिसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी रेशियो। ओके, ये होता है आपका तरलता अनुपात, जिसको हम लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। तो एक हो जाएगा आपका तरलता अनुपात, जिसको हम लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं। एक तो लिक्विडिटी रेशियो आपके सामने आ जाता है। ओके, फिर एक होता है दोस्तों आपका क्रियाशीलता अनुपात, एक रहता है अपना क्रियाशीलता अनुपात। ओके, कौन सा रहता है? क्रियाशीलता अनुपात। एक अपना क्रियाशीलता अनुपात रहता है, जिसको हम एक्टिविटी रेशियो बोलते हैं, एक्टिविटी रेशियो। ओके, तो एक्टिविटी रेशियो जिसको अपन क्रियाशीलता अनुपात बोलते हैं, एक्टिविटी रेशियो होता है। ओके, तो एक एक्टिविटी रेशियो आपके सामने आ जाता है। एक होता है आपका पूंजी संरचना अनुपात, पूंजी संरचना अनुपात, पूंजी संरचना अनुपात, पूंजी संरचना अनुपात, पूंजी संरचना अनुपात दोस्तों, जिसको दोस्तों मैं एक बात क्लियर कर दूं, जिसको दीर्घकालीन शोधन क्षमता अनुपात भी कहते हैं। इसको हम दीर्घकालीन, ओके, इसको अपन क्या बोलते हैं? दीर्घकालीन शोधन क्षमता अनुपात, दीर्घकालीन शोधन क्षमता अनुपात भी कहते हैं। तो अपन देखो इसको कई नामों से जानते हैं दोस्तों। ओके, कैसे दोस्तों? एक तो इसको लॉन्ग टर्म अपन देखो, एक तो ये अपना कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो कहलाता है, इसको अपन कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो कह सकते हैं। ये कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो कहलाता है, एक तो कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो कहलाता है, या इसको अपन लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियो, लॉन्ग टर्म अगर बात है लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियो, लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियो, लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियो, लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियो कह सकते हैं। एंड लास्ट रहता है लाभदायकता अनुपात। लाभदायकता अनुपात का मतलब होता है, लाभदायकता अनुपात दोस्तों, लाभदायकता अनुपात होता है जो आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होता है, जिसको हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बोलते हैं। ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कहलाता है, इसको हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कहते हैं। ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आपका कहलाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आपका कहलाता है। ओके ओके, अब सुनिए, यहां पर मैं कह दूं अनुपातों को जनरली 4 भागों में बांटा गया है। एक आपका तरलता अनुपात होता है, जिसको लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं, एक क्रियाशीलता अनुपात, जिसको एक्टिविटी रेशियो कहते हैं, और एक पूंजी संरचना अनुपात या दीर्घकालीन शोधन क्षमता अनुपात, जिसको अपन लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो कहते हैं, और एक होता है लाभदायकता अनुपात, जिसको हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कहते हैं। इस प्रकार से अनुपातों को 4 भागों में बांटा गया, यानी अनुपातों को दोस्तों जनरली कितने 4 भागों में बांटते हैं। अनुपात 4 प्रकार थे। ओके, तो एक लिक्विडिटी रेशियो होता है मित्रों, एक एक्टिविटी रेशियो होता है, एक लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो होता है, और एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होता है। तो अनुपात को 4 भागों में अपन बांट कर चलते हैं। ओके, हम दोस्तों अब एक एक के बारे में बात करेंगे, पहले सुन लो दोस्तों। ओके, अभी तक दोस्तों मैंने आपको 2 बातें बताई है। सबसे पहले तो आपको ये बताया कि एक्चुअल में रेशियो एनालिसिस क्या होता है। मैं बता चुका कि अनुपात विश्लेषण किसी भी संस्था के वित्तीय विवरणों की मदों का आपस में संबंधों को दर्शाता है। यानी ये वित्तीय विवरण के अंदर जो मदें होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो आइटम्स होते हैं, जो मदें होती है, उनके आपस में संबंधों को दर्शाता है अनुपात विश्लेषण।
जो अनुपात के रूप में, प्रतिशत के रूप में, या दर के रूप में, गुणा के रूप में हो सकता है, यानी जो अनुपात, प्रतिशत, दर या किसी के रूप में हो सकता है। ओके, अनुपात को जनरली 4 कैटेगरी में बांटा गया। अनुपातों को जनरली कितने 4 भागों में बांटा गया। अनुपात 4 प्रकार के होते हैं कि अनुपातों को 4 कैटेगरी में बांटा गया, जिसमें दोस्तों एक होता है तरलता का अनुपात, जिसको हम लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। एक होता है एक्टिविटी रेशियो, जिसको अपन दोस्तों क्रियाशीलता अनुपात कहते हैं। एक होता है पूंजी संरचना अनुपात, जिसको अपन लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो या दीर्घकालीन शोधन क्षमता अनुपात कहते हैं। और एक होता है आपका लाभदायकता अनुपात, जिसको हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कहते हैं। इस प्रकार से रेशियोज को अपन 4 कैटेगरी में बांटते हैं। तो एक तरलता अनुपात होता है दोस्तों, एक आपका क्रियाशीलता अनुपात होता है, ओके, एक आपका पूंजी संरचना अनुपात होता है, और एक आपका दीर्घकालीन शोधन क्षमता अनुपात। इस प्रकार से रेशियोज को 4 भागों में बांटा जाता है। ओके, अनुपात तरलता अनुपात मतलब लिक्विडिटी रेशियो, क्रियाशीलता अनुपात यानी एक्टिविटी रेशियो, पूंजी संरचना अनुपात यानी दीर्घकालीन शोधन क्षमता अनुपात हो सकता है। इस प्रकार से दोस्तों ये सारी बातें आप लोगों के सामने आ जाएगी दोस्तों के आगे। अब देखो, अब एक एक को हम पढ़ते हैं, एक एक को। सबसे पहला है दोस्तों आपका तरलता अनुपात, जिसको हम लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। एक एक अनुपात के बारे में बात करेंगे। हम इसको कहते हैं लिक्विडिटी रेशियो दोस्तों, यानी तरलता अनुपात जिसको हम कहते हैं, ये लिक्विडिटी रेशियो कहलाता है। इसको हम लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं इंग्लिश में, तरलता अनुपात। अच्छा, तरलता अनुपात को लिक्विडिटी रेशियो तो अपन कहते हैं, इसका एक नाम और है, वो भी मैं बता दूं आपको। पहले आप हेडिंग डाल लीजिए तरलता अनुपात या लिक्विडिटी रेशियो। अब इसके बारे में आपको क्या बता दूं। ओके ओके दोस्तों, यहां पर मैं आपको एक बात और कह दूं कि यहां पर दोस्तों अगर बात हो, ओके आगे, यहां पर देखो मैं एक बात कह दूं। सबसे पहला तो पॉइंट नंबर ए, मैं यहां पर कह सकता हूं कि तरलता यानी लिक्विडिटी, तरलता से आशय, तरलता से आशय कि तरलता का जो मतलब, तरलता से आशय एक संस्था की, तरलता से आशय एक संस्था की, एक संस्था के, एक संस्था के चालू दायित्व, तरलता से आशय एक संस्था के चालू दायित्व, एक संस्था के चालू दायित्वों को, चालू दायित्वों को चुकाने, चालू दायित्वों को चुकाने की क्षमता से। ओके, तो तरलता से आशय है दोस्तों एक संस्था के चालू दायित्वों को चुकाने की क्षमता से। ओके, चालू दायित्वों को चुकाने की क्षमता से तरलता का मतलब अगर हो तो लिक्विडिटी का मतलब होता है तरलता से आशय एक संस्था के चालू दायित्वों को चुकाने की क्षमता, वो आपकी तरलता कहलाती है, उसको हम लिक्विडिटी कहते हैं। पहली बात तो ओके। सेकंड पॉइंट अगर मैं कह दूं तो कि तरलता अनुपातों से यानी लिक्विडिटी रेशियो से, भाई लिक्विडिटी तरलता अनुपातों से यानी लिक्विडिटी रेशियो से संस्था की, तरलता अनुपातों से संस्था की यानी किसी भी संस्था की अल्पकालीन, कौन सी कालीन, अल्पकालीन यानी शॉर्ट टर्म, यानी मैं कह दूं कि तरलता अनुपातों से संस्था की अल्पकालीन शोधन क्षमता, अल्पकालीन शोधन क्षमता, अल्पकालीन शोधन क्षमता, ओके, अल्पकालीन शोधन क्षमता की, अल्पकालीन शोधन क्षमता की जानकारी प्राप्त होती है। अल्पकालीन शोधन क्षमता की जानकारी प्राप्त होती है, जानकारी प्राप्त होती है, जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों मैंने क्या कहा कि तरलता अनुपातों से संस्था की अल्पकालीन शोधन क्षमता की जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों के। यहां पर दोस्तों अगर बात, ओके, तो तरलता अनुपातों से दोस्तों अल्पकालीन शोधन क्षमता, इसलिए इनको अल्पकालीन शोधन क्षमता अनुपात भी कहते हैं, यानी शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशियो भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि लिक्विडिटी रेशियो से ये पता लगता है कि संस्था के अल्पकाल में शोधन क्षमता कैसी है, ऋण चुकाने की क्षमता संस्था की कैसी है, ये बात आपकी देखी जाती है। ओके, फिर दोस्तों मैं आपको सामने कह दूं मित्रों आगे कि तरलता अनुपातों से, मैं तो मैं कहूं कि तरलता अनुपातों से, मैंने कहा कि तरलता अनुपातों से, तो तरलता अनुपातों से, तरलता अनुपातों से दोस्तों यह ज्ञात होता है, तरलता अनुपातों से यह ज्ञात होता है कि, तरलता अनुपातों से यह ज्ञात होता है कि संस्था, तरलता अनुपातों से यह ज्ञात होता है कि संस्था अपनी, संस्था अपनी अल्पकालीन संपत्तियों, संस्था अपनी अल्पकालीन संपत्तियों, संस्था अपनी अल्पकालीन संपत्तियों, ओके, या अल्पकालीन दायित्व, संस्था अपनी अल्पकालीन दायित्वों को चुकाने की, संस्था अपनी अल्पकालीन दायित्वों को चुकाने की स्थिति में, की पोजीशन में, स्थिति में है, स्थिति में है या नहीं, इस प्रकार से हम लिक्विडिटी रेशियो से आधार पर, तो दोस्तों अपन ये कह सकते हैं एक्चुअल में कि लिक्विडिटी रेशियो से दोस्तों एक्चुअल में इस बात को डिटरमाइन किया जा सकता है, इस बात को फाइंड आउट किया जा सकता है कि कोई भी संस्था अपनी अल्पकालीन शोधन यानी अल्पकालीन दायित्वों को चुकाने की स्थिति में है या नहीं है, ये चीज आपके सामने देगा।
तो देखो मैं तो तीन बातें आपको समझनी है। ओके, अभी अपन लिक्विडिटी रेशियो की बात करेंगे कि एक्चुअल में लिक्विडिटी रेशियो है क्या। क्योंकि मित्रों जनरली क्या होता है कि आप जब ग्रेड फर्स्ट की तैयारी करते हो तो वहां पे थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों तरह के प्रश्न आते हैं। भाई थ्योरी के भी प्रश्न पूछता है तो प्रैक्टिकल भी पूछता है। और अपना ये कॉमर्स सब्जेक्ट कुछ ऐसा है, इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल सब सेम है। कई बच्चों का ये आरोप रहता है सर वहां तो थ्योरी के ज्यादा पूछ लिए, प्रैक्टिकल पूछा नहीं, जबकि ये सब गलत है। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों सेम होते हैं। तुम प्रैक्टिकल क्या समझते हो, बस जोड़ बाकी गुणा भाग, उसी को प्रैक्टिकल समझो। अब ये जो बिंदु मैंने लिखे ये भी तो प्रैक्टिकल पार्ट ही तो है। तो देखो लिक्विडिटी रेशियो का मतलब, पहले तो तीन पॉइंट आपको ध्यान रखना। पहला, एक तो होता है कि लिक्विडिटी का मतलब होता है कि एक संस्था के चालू दायित्वों को चुकाने की क्षमता। भाई सीधी बात है कि चालू दायित्वों को चुकाने की जो क्षमता होती है उसी को हम लिक्विडिटी कहते हैं। तो तरलता का मतलब होता है एक संस्था के चालू दायित्वों को चुकाने की क्षमता से है दोस्तों। ओके, दूसरा है तरलता अनुपातों से संस्था की अल्पकालीन, शॉर्ट टर्म, अल्पकालीन शोधन क्षमता की जानकारी प्राप्त होती है। यानी मैं ये कह दूं कि तरलता, ओके, तरलता अनुपातों से संस्था की अल्पकालीन शोधन क्षमता की क्या होती है, जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों के। और उसके बाद अगर मैं कह दूं दोस्तों यहाँ पर कि तरलता अनुपातों से ये ज्ञात होता है, लिक्विडिटी रेशियो से ये ज्ञात होता है कि संस्था अपनी अल्पकालीन दायित्वों को चुकाने की क्षमता में है या नहीं है। यानी वो अपने दायित्वों को चुकाएगी या नहीं चुकाएगी, इस बात की जानकारी उसे हो जाती है दोस्तों। ओके, फिर दोस्तों मैं आपके सामने आगे लिखूं कि तरलता अनुपातों को तीन भागों में बांटा गया है। अब ये देखो, तरलता अनुपातों को, तरलता अनुपातों को, तरलता अनुपातों को, तरलता अनुपातों को, तरलता तीन भागों में बांटा गया, तीन भागों में, तीन भागों में बांटा गया। ओके, तो तरलता अनुपातों को तीन भागों में बांटा गया, अर्थात लिक्विडिटी रेशियो को तीन कैटेगरी में बांटा गया। ओके, कौन कौन सा, एक होता है चालू अनुपात, एक होता है दोस्तों कौन सा अनुपात, चालू अनुपात दोस्तों, जिसको हम कहते हैं करंट रेशियो। ओके, करंट रेशियो दोस्तों, चालू अनुपात जिसको हम करंट रेशियो कहते हैं, तो यहां पर चालू अनुपात जिसको हम करंट रेशियो हम कहते हैं। ओके, दूसरा होता है तरल, तरल बोल लो, त्वरित बोल लो, या दोस्तों अपन कह सकते हैं अम्ल बोल लो, एक ही बात है, ये कई नाम है इसके अनुपात। अब इसको तरल, त्वरित, अम्ल बोल लो, एक ही बात है। अर्थात इसको अपन दोस्तों क्या क्या बोल सकते हैं, इसको लिक्विड बोल सकते हैं, लिक्विड, ये लिक्विड हो सकता है, ये आपका क्यूक हो सकता है, क्यूक मतलब बहुत जल्दी क्यूक हो सकता है, या इसको अपन एसिड भी बोल सकते हैं, एसिड मतलब अम्ल, एसिड रेशियो भी कह सकते हैं। ओके, और तीसरे नंबर पर आपका था पूर्ण तरलता अनुपात, पूर्ण तरलता अनुपात, पूर्ण तरलता अनुपात दोस्तों अपन के, पूर्ण तरलता अनुपात। ओके, जिसको बोलते हैं अब्सोल्यूट दोस्तों, क्या बोलेंगे अपन, अब्सोल्यूट दोस्तों। अब्सोल्यूट क्या होता है, तो अब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो आ जाएगा, अब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो आपके सामने आ जाएगा। तो अब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो आपके सामने निकल कर यहाँ पर आ जाएगा। ये बात भी आप लोगों को जानना है और इस बात को भी समझने की। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि तरलता अनुपातों को तीन भागों में बांटा गया, एक आपका करंट रेशियो होता है, एक आपका लिक्विड रेशियो होता है, और एक आपका अब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो होता है। इस प्रकार से हम तीन प्रकार के तरलता अनुपातों को पढ़ते हैं, तीन प्रकार की चीजों को जानने का प्रयास अपन करते हैं। ओके, तो देखो मित्रों, तरलता अनुपातों को तीन भागों में बांटा गया। मैं एक बात देखो, अभी अपन लिक्विडिटी रेशियो के बारे में बात करेंगे, आराम से डिस्कस करेंगे, कक्षा कक्ष में ही लिखेंगे और कक्षा कक्ष में ही याद करेंगे। क्योंकि इस बार कॉमर्स के अंदर दोस्तों 120 के, अगर आपको 120 के 120 प्रश्न आपको सही करने हैं तो एक एक लेक्चर को पूरी गहराई से सुनना, मेरी बातों को ध्यान सुना। क्योंकि जब सारे लेक्चर खत्म हो जाएंगे तब आपकी टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे अपन, बहुत अलग टाइप टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज अलग होगी और एक पूरा मॉडल टेस्ट पेपर अलग चलते रहेंगे। ओके, देखिए मैं कहता हूँ तरलता अनुपातों की बात करते हैं, ये कहता है कि तरलता का मतलब होता है तरलता से एक संस्था के चालू दायित्वों को चुकाने की क्षमता से, तरलता अनुपातों से संस्था की अल्पकालीन शोधन क्षमता की जानकारी प्राप्त होती है। और तरलता अनुपातों से यह ज्ञात होता है कि संस्था अपनी अल्पकालीन दायित्वों को चुकाने की स्थिति में है या नहीं है, मतलब संस्था अपने अल्पकालीन दायित्वों को चुकाएगी या नहीं चुकाएगी, इस बारे में पता अपने बता। तो तरलता अनुपातों से दोस्तों ये देखो, तरलता अनुपातों से यह ज्ञात होता है कि संस्था अपनी अल्पकालीन दायित्वों को चुकाने की क्षमता में है या नहीं। ओके, क्लियर। तो देखो तीनों पॉइंट क्लियर, तरलता का मतलब संस्था के चालू दायित्वों को चुकाने की क्षमता से, तरलता अनुपातों का मतलब होता है संस्था की अल्पकालीन शोधन क्षमता की जानकारी प्राप्त होती है, और तरलता अनुपातों से यह ज्ञात होता है कि संस्था अपनी अल्पकालीन दायित्वों को चुकाने की स्थिति में है या नहीं है। और लिक्विडिटी रेशियो को तीन कैटेगरी में अपन बांटते हैं। अब मैं एक एक को पढ़ाता हूं और एक एक के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देता हूं। ओके, सबसे पहला है चालू अनुपात।
सबसे पहला है आपका चालू अनुपात। ओके, तो अब चालू अनुपात दोस्तों जिसको हम करंट रेशियो कहते हैं, ये हमारा करंट रेशियो कहलाता है। ओके, तो इसको हम करंट रेशियो हम कहते हैं, ये अपना कहलाता है करंट रेशियो। सबसे पहला चालू अनुपात जिसको हम करंट रेशियो कहते हैं, ये अपना करंट रेशियो कहलाता है, इसको हम करंट रेशियो के अंतर्गत शामिल करते हैं, ये अपना करंट रेशियो कहलाता है, इसको हम करंट रेशियो के अंतर्गत शामिल अपन करते हैं दोस्तों। ओके, सुनिए मित्रों, यहां पर आपके सामने ये एक बात आ जाती है, उस बात को सुनना दो। मैंने क्या किया, देखो इसमें अपन लिख सकते हैं कि चालू अनुपात यानी करंट रेशियो, चालू अनुपात एक संस्था की, चालू अनुपात एक संस्था की चालू संपत्तियों यानी करंट असेट्स, चालू संपत्तियों, ओके, चालू संपत्तियों करंट असेट्स व चालू दायित्व, चालू संपत्तियों व चालू दायित्व यानी करंट लायबिलिटीज के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। ओके, आगे अब सुनिए पहला पॉइंट। तो मैंने पहला पॉइंट आपको लिखा है कि चालू अनुपात एक संस्था की चालू संपत्ति और चालू दायित्वों के मध्य संबंध को क्या करता है, व्यक्त करता है दोस्तों। ओके, फिर मैं एक पॉइंट ये भी लिख सकता हूं कि चालू अनुपात यानी करंट रेशियो की बात है, करंट रेशियो जो होता है, करंट रेशियो को चालू अनुपात को कार्यशील पूंजी अनुपात यानी वर्किंग कैपिटल रेशियो, कार्यशील पूंजी अनुपात भी कहा जाता है, इसको कार्यशील पूंजी अनुपात भी कहते हैं। तो अपन दोस्तों अपन कह सकते कार्य, तो चालू अनुपातों को कार्यशील पूंजी अनुपात भी कहा जाता है, कार्यशील पूंजी अनुपात, इसको वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहते हैं, यानी करंट रेशियो को वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहा जाता है। अर्थात कहने का मतलब सीधा सा हुआ कि करंट रेशियो का सीधा सा फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ओके, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज की बात करें तो ये बात आ जाएगी, तो इसका मतलब सीधा सा दोस्तों करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी ये आपके सामने निकल कर आ जाएगा। ओके, अब दोस्तों अब आप लोग ये नहीं कहोगे सर करंट असेट्स क्या होती है और करंट असेट्स में कौन कौन सी असेट्स को शामिल करते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी अपन अब तक 2 या 3 बार पढ़ा चुका हूं, तो बार बार एक ही चीज को दोहराने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब तुम बड़े हो गए दोस्तों, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो देखो सबसे पहले तो कहा कि चालू अनुपात एक संस्था की चालू संपत्ति होता है, चालू दायित्वों के मध्य संबंधों को व्यक्त करता है, और एक होता है कि चालू अनुपातों को कार्यशील पूंजी अनुपात कहा जाता है, यानी इनको वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहा जाता है दोस्तों के आगे। अब देखो चालू अनुपात दोस्तों अगर मैं कह दूं तो आपको यहां पर मैं कह दूं चालू अनुपात दोस्तों, देखो ये कहता है दोस्तों, अगर बात करो ओके, मैं ये कह सकता हूं कि चालू अनुपात यानी अपना करंट रेशियो दोस्तों, चालू अनुपात करंट रेशियो यह बताता है, अब ये रेशियो क्या बताता है भाई, ये कुछ ना कुछ तो बोलता ही है, तो ये रेशियो बताता है कि चालू अनुपात यह बताता है कि संस्था के पास 1 रुपए के चालू दायित्व, 1 रुपए के चालू दायित्व, ओके, 1 रुपए के चालू दायित्व का भुगतान करने के लिए, 1 रुपए के चालू दायित्व का भुगतान करने के लिए, ओके, 1 रुपए के चालू दायित्व का भुगतान करने के लिए कितनी चालू संपत्तियां है, कितनी चालू संपत्तियां है, मतलब कितनी चालू संपत्तियां है, ओके, कितनी चालू संपत्तियां है दोस्तों, ये बात। तो मैंने कहा कि चालू अनुपात करंट रेशियो दोस्तों ये बताता है कि करंट रेशियो यह बताता है कि संस्था के पास 1 रुपए के चालू दायित्व का 1 रुपए के चालू दायित्व का भुगतान करने के लिए कितनी चालू संपत्तियां हैं, कितनी चालू संपत्तियां दोस्तों, ये बात दोस्तों आपको सामने आएगी। तो देखो मित्रों मैंने क्या कहा कि करंट रेशियो क्या बताता है, तो करंट रेशियो ये बताता है कि 1 रुपए का दायित्व चुकाने के
₹1 की लायबिलिटीज का पेमेंट करने के लिए संस्था के पास कितनी करंट असेट्स है, ये रेशियो कौन बताता है? आपका करंट रेशियो बताता है। तो करंट रेशियो दोस्तों क्या आइडेंटिफाई करता है? वो बता कि अगर मान लो एक कंपनी है, एक संस्था, एक व्यवसाय, उसके बाद ₹1 के चालू दायित्वों का भुगतान करने के लिए कितनी चालू संपत्तियां, ये बात आती है। तो चालू संपत्ति और चालू दायित्वों के मध्य संबंधों को व्यक्त करने की बात दोस्तों ये करता है दोस्तों। ओके, तो चालू दायित्व है, यह बताता है कि संस्था के पास ₹1 के चालू दायित्वों का भुगतान करने के लिए कितनी चालू संपत्तियां। ओके, चलिए मित्रों आगे चलते हैं, अभी खत्म नहीं होता दोस्तों। अगर मैं कह दूं एक बात हमेशा ध्यान रखना मित्रों कि चालू अनुपात जो अभी आज अपन पढ़ रहे हैं कि करंट रेशियो, चालू अनुपात जितना ऊंचा होगा, मतलब एक से जितना ऊंचा होगा, मतलब एक से जितना ज्यादा होगा, ये एक से जितना ज्यादा होगा अल्पकालीन, ये अनुपात एक से जितना ऊंचा होगा अल्पकालीन, तो चालू अनुपात जितना अधिक होता, जितना ऊंचा होगा अल्पकालीन लेनदारों, अल्पकालीन लेनदारों के, अल्पकालीन लेनदारों के, अल्पकालीन लेनदारों के कोषों, अल्पकालीन लेनदारों के कोषों की सुरक्षा, अल्पकालीन लेनदारों के कोषों की सुरक्षा उतनी ही अधिक, उतनी ही अधिक होगी, उतनी ही अधिक होगी, उतनी ही अधिक होगी, उतनी ही क्या होगी? अधिक। तो चालू अनुपात जितना ऊंचा होगा अल्पकालीन लेनदारों के कोषों की सुरक्षा उतनी ही अधिक होगी दोस्तों के। ये बात ध्यान रखना कि ये जितना ज्यादा होगा तो ये समझ सकते हैं कि लेनदारों का पेमेंट करने के लिए या करंट लायबिलिटीज का पेमेंट करने के लिए संस्था की स्थिति उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी। और फिर अपन ये कह सकते हैं मित्रों, तो अपन अगर चालू अनुपात, ओके, सामान्यतः, सामान्यतः, सामान्यतः दोस्तों अपन कहे सामान्यतः आदर्श चालू अनुपात, सामान्यतः आदर्श चालू अनुपात, सामान्यतः आदर्श चालू अनुपात 2:1 को माना जाता है, 2:1 को माना जाता है, जो ये कहता है कि एक करंट लायबिलिटीज का पेमेंट करने के लिए कम से कम 2 चालू संपत्तियां होनी चाहिए दोस्तों के। अब फिर कहते हैं कि यह अनुपात अगर 2:1 से जितना ज्यादा ऊंचा है, व्यवसाय की दोस्तों देनदारों से वसूली की गति अगर बात करें तो अपन कह सकते हो ये अनुपात 2:1 से भी ऊंचा है, तो व्यवसाय के प्रबंधकों की दृष्टि से दोस्तों अगर कहें तो कहते हैं कि यह अनुपात जितना ज्यादा ऊंचा होगा तो उतना दोस्तों ये सुरक्षा माना जाएगा कि लेनदारों, अल्पकालीन लेनदारों की सुरक्षा वहां पर मानी जाती है। तो यहां तक की बात अगर बात करें, यहां तक की बात अगर कहें तो ये चीज आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी दोस्तों की। क्लियर दोस्तों? आगे आगे उसके बाद अगर बात करें तो यहां तक की बात अगर करें आगे, ठीक है, आगे क्लियर। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी कि सामान्यतः, सामान्यतः आदर्श चालू अनुपात 2:1 को माना जाता है, 2:1 को माना जाता है। और चालू अनुपात जितना ऊंचा होगा अल्पकालीन लेनदारों के कोषों की सुरक्षा उतनी ही अधिक रहेगी। ये बात अपने दिलो दिमाग में धारण कर लेना। तो बताइए यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या दोस्तों? बताइए। और एक बात हो ध्यान तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, चालू अनुपात यानी करंट रेशियो, चालू अनुपात एक संस्था की, एक संस्था की, एक संस्था की तरलता स्थिति का, तरलता स्थिति का, तरलता स्थिति का परिमाणात्मक, परिमाणात्मक, परिमाणात्मक मतलब क्वांटिटेटिव सूचक है, परिमाणात्मक सूचक है, न कि गुणात्मक, न कि गुणात्मक। ओके, ये रहना। तो चालू अनुपात एक संस्था की तरलता स्थिति का परिमाणात्मक सूचक माना जाता है, गुणात्मक सूचक नहीं माना जाता। ये तो परिमाणात्मक सूचक माना जाता है, गुणात्मक सूचक नहीं माना जाता। ओके, ये परिमाणात्मक सूचक के अंतर्गत आता है दोस्तों, ये गुणात्मक सूचक के अंतर्गत बिल्कुल भी नहीं आता दोस्तों। तो मित्रों ये मैं बता चुका कि चालू अनुपात जो है वो चालू अनुपात एक संस्था की, एक संस्था की दोस्तों
तरलता स्थिति का परिमाणात्मक सूचक है, न कि गुणात्मक सूचक। ओके, ये ध्यान रखिए कि ये परिमाणात्मक सूचक के अंतर्गत आता है, गुणात्मक सूचक के अंतर्गत दोस्तों ये बिल्कुल भी दोस्तों आपके सामने नहीं आता। दोस्तों ये बात आपके सामने, अब बात करें, ये चीज आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी। तो क्लियर, तो यहाँ तक की बात अगर मैं कहूँ तो ये चीज आपके माइंड में आ जानी चाहिए दोस्तों। क्लियर, अब सुने, तो ये दोस्तों क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव नहीं है। अर्थात परिमाणात्मक स्थिति को दर्शाता है, गुणात्मक स्थिति को दोस्तों ये नहीं दर्शाता, गुणात्मक स्थिति को दोस्तों ये नहीं दर्शाता। ओके, तो ये आपको कुछ बिंदु आपको याद रखें। देखो कौन कौन से, सुनिए। पॉइंट नंबर 1 की चालू अनुपात एक संस्था की चालू संपत्ति और चालू दायित्व के मध्य संबंधों को व्यक्त करता है, बात क्लियर। चालू अनुपात को दोस्तों कार्यशील पूंजी अनुपात कहते हैं, ये बात क्लियर। इसका फॉर्मूला करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तीसरा मैं लिखा कि चालू अनुपात ये बताता है कि एक संस्था के पास 1 रुपए के दायित्व का भुगतान करने के लिए कितनी चालू संपत्तियां। ओके, चौथा पॉइंट बताता है कि चालू अनुपात जितना ऊंचा होगा अल्पकालीन लेनदारों के कोषों की सुरक्षा उतनी ही अधिक होगी। उसका था सामान्यतः आदर्श चालू अनुपात 2:1 को माना जाता है कि एक लायबिलिटीज का, एक करंट लायबिलिटीज का भुगतान करने के लिए कम से कम 2 करंट असेट्स का होना अनिवार्य है। और एक होता है दोस्तों कि चालू अनुपात दोस्तों एक संस्था की तरलता स्थिति का परिमाणात्मक सूचक है, न कि दोस्तों ये मात्रात्मक सूचक के अंतर्गत आता है। ये बात आपको समझने की दोस्तों यहाँ पर कोशिश आपको यहाँ पर करनी दोस्तों के। तो बताइए, तो यहाँ तक की बात आपके माइंड में सेट हो गई क्या? अच्छा, तो ये बात आपकी क्लियर तौर पर समझ में आ गई, तो ये बात थम्स अप कर दो कि सर ये बहुत अच्छे से समझ आ गई और बहुत अच्छे से इसको हमने जान लिया दोस्तों। ओके, अब सुनो, यहाँ तक जानने के बाद दोस्तों एक बार अपन आपको एक रेशियो के बारे में और बता दें, फिर इसके प्रैक्टिकल प्रश्नों की बात करेंगे। सेकंड रेशियो के, सेकंड रेशियो आप जानते हो, इसी का सेकंड होता है, उसको हम तरल अनुपात, तरलता नहीं, तरल अनुपात। देखो अब इसको हम तरल अनुपात बोलो या दोस्तों इसको अपन त्वरित अनुपात बोलो, इसको हम त्वरित अनुपात बोलो, त्वरित अनुपात बोलो, या इसको अम्ल अनुपात बोलो, एक ही बात है। ये सब एक ही नाम है दोस्तों, ये सारे एक ही नाम है। ओके, यानी इसको दोस्तों आप लिक्विड रेशियो बोल सकते हो, ये अपना लिक्विड रेशियो कहला सकता है, इसको लिक्विड रेशियो कह सकते हो, इसको आप क्विक रेशियो कह सकते हो। तो आगे ओके, ये आपका क्विक रेशियो कहलाता है। ओके ओके, ये क्विक रेशियो कहलाता है। भावना बेटा अभी कुछ कंप्लीट नहीं, अभी चल रही सारी क्लासें, लगभग 28 फरवरी तक होगी सारी क्लासें बेटा, सब होगी तरीके से, है ना, बता दूंगा मैं। अभी कोई नहीं, सब चल रही क्लास है। मैं जब लास्ट क्लास होगी ना लिखूंगा फेयरवेल क्लास, और फेयरवेल क्लास में सारा सिलेबस बताऊंगा एक एक वीडियो के बारे में। आगे अभी पढ़ो चुपचाप। एसिड रेशियो, ये था अपना, यहाँ पर दोस्तों सब चीज लाइव चलती है। अब देखो यहाँ पर लिक्विड, एक तो क्या लिक्विड रेशियो, एक तो क्या लिक्विड रेशियो, एक होता है आपका क्विक रेशियो, और एक होता है दोस्तों आपका एसिड रेशियो। ये 3 तरह के नाम है दोस्तों, इसके एक ही नाम है, इसमें कोई अलग से कोई नाम दोस्तों यहाँ पर नहीं है दोस्तों। ओके, अब इसको लिक्विड रेशियो बोलो, क्विक रेशियो बोलो या एसिड रेशियो बोलो, बात एक ही होती है, इसमें कोई दोस्तों बात नहीं। ओके, चलिए मतलब इसके बारे में हम जानते हैं कि ये क्या कहता है, इसके बारे में क्या क्या खास बात है। सबसे पहला तो अगर मैं कह दूं कि तरल अनुपात यानी लिक्विड रेशियो, तरल अनुपात मित्रों यह जानने के लिए, तरल अनुपात यह जानने के लिए, तरल अनुपात यह जानने के लिए ज्ञात, यह जानने के लिए ज्ञात किया जाता है। ओके, यह जानने के लिए ज्ञात किया जाता है, यह जानने के लिए ज्ञात किया जाता है कि, यह जानने के लिए ज्ञात किया जाता है कि क्या, कि संस्था अपने, यह जानने के लिए ज्ञात किया जाता है कि संस्था अपने, संस्था अपने अल्पकालीन, संस्था अपने अल्पकालीन, संस्था अपने अल्पकालीन दायित्वों का, संस्था अपने अल्पकालीन दायित्वों का भुगतान, ओके, अल्पकालीन दायित्वों का तुरंत भुगतान, अल्पकालीन दायित्वों का तुरंत भुगतान, अल्पकालीन दायित्वों का तुरंत भुगतान कर सकती है, यानी अल्पकालीन दायित्वों का तुरंत भुगतान कर सकती है या नहीं। ओके, कर सकती है या नहीं दोस्तों। ये तो तरल अनुपात ये जानने के लिए ज्ञात किया जाता है कि संस्था अपने अल्पकालीन दायित्वों का तुरंत भुगतान कर सकती है या नहीं कर सकती। इस बात को अपन समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों के। इसका मतलब दोस्तों अगर बात करें, ओके, यहाँ पर मैं ये भी कह दूं दोस्तों आपको कि तरल अनुपात जिसको हम लिक्विड रेशियो कहते हैं, लिक्विड, मैं कहता हूं तो तरल अनुपात जिसको हम लिक्विड रेशियो कहते हैं, तरल अनुपात संस्था की, भाई तरल अनुपात संस्था की, तरल अनुपात संस्था की तरल संपत्तियों, भाई तरल अनुपात संस्था की तरल संपत्तियों, तरल अनुपात संस्था की तरल संपत्तियों यानी लिक्विड असेट्स में, ओके, तरल अनुपात संस्था की तरल संपत्तियों में, ओके, वह चालू दायित्वों के, ओके, चालू दायित्वों के मध्य
चालू दायित्वों के मध्य संबंधों को व्यक्त करता है। संबंध को क्या करता है? संबंध को व्यक्त करता है। संबंध को क्या करता है? व्यक्त करता है। संबंध को व्यक्त करता है दोस्तों। ये बता, संबंध को व्यक्त करने का कार्य उसके द्वारा किया जाता है दोस्तों के। तो मैं तो मैंने कहा कि चालू तरल अनुपात संस्था की तरल संपत्ति और चालू दायित्वों के मध्य संबंधों को क्या करता है? व्यक्त करता है। तो देखो, तरल अनुपात यह जानने के लिए ज्ञात किया जाता है कि संस्था अपने अल्पकालीन दायित्वों का तुरंत भुगतान कर सकती या नहीं कर सकती। और यहां पर मैं कह दूं कि लिक्विड रेशियो जो है, लिक्विड रेशियो संस्था की तरल संपत्तियों तरल संपत्तियों और चालू दायित्वों के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। यानी कहने का मतलब ये होगा दोस्तों कि लिक्विड रेशियो निकालने का सूत्र सीधा सा होगा, वो क्या होगा? लिक्विड असेट्स, क्या देगा आपका? लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ओके, दो पॉइंट हो गए दोस्तों। देखो तो मैंने क्या क्या बताया आपको? मैंने दोस्तों आपको बताया कि तरल अनुपात यह जानने के लिए तरल अनुपात यह जानने के लिए ज्ञात किया जाता है कि संस्था अपने अल्पकालीन दायित्वों का तुरंत भुगतान कर सकती है या नहीं कर सकती। इस बात को जानने के लिए लिक्विड रेशियो काम में लिया जाता है। पॉइंट नंबर 1, यानी तरल अनुपात यह जानने के लिए ज्ञात किया जाता है। तरल अनुपात यह जानने के लिए ज्ञात किया जाता है कि कोई भी संस्था जो है वो अपने अल्पकालीन दायित्वों का तुरंत भुगतान कर सकती है या नहीं कर सकती। इस बात को जानने के लिए लिक्विड रेशियो ज्ञात में लिया जाता है। ओके, फिर मैं आपको ये कहता हूं कि तरल अनुपात संस्था की तरल संपत्तियों व चालू दायित्वों के मध्य संबंधों को व्यक्त करता है। यानी तरल अनुपात की बात आती है तो तरल अनुपात संस्था की तरल संपत्तियों, मैंने कहा संस्था की तरल संपत्तियों व चालू दायित्वों के मध्य संबंधों को व्यक्त करता है। यानी लिक्विड रेशियो होता है आपका लिक्विड असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। इस बारे में आपको जानेगा। तो देखो, तरल अनुपात यह जानने के लिए ज्ञात किया जाता है कि संस्था अपने अल्पकालीन दायित्वों का तुरंत भुगतान कर सकती है या नहीं कर सकती है। तरल अनुपात संस्था की तरल संपत्ति और चालू दायित्वों के मध्य संबंधों को व्यक्त करने का कार्य करता है। ये बात भी आपको समझने की दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों के। अब देखो, यहाँ पर खासकर इंपॉर्टेंट बात क्या है? यहां पर खासकर इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि आपकी जो लिक्विड असेट्स होती है, जिसको आप क्विक असेट्स भी कह सकते हो, जिसको आप एसिड असेट, ये क्या होती है कि जब अपन संस्था की करंट असेट्स में से स्टॉक और प्रिपेयर्ड एक्सपेंडिचर को, यानी स्टॉक और प्रिपेयर्ड एक्सपेंडिचर को अगर हटा दे, प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस को अगर हटा दिया जाता है तो दोस्तों वो आपका क्या कहलाता है? वो आपकी लिक्विड असेट्स कहलाती है, या उसको हम एसिड असेट कहते हैं। यानी जब संस्था की करंट असेट्स में से स्टॉक और प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया जाता है तो वो आपकी लिक्विड असेट्स कहलाती है, उसको अपन लिक्विड असेट कहते हैं। तो लिक्विड असेट्स का मतलब होता है जब संस्था की करंट असेट्स में से, जब करंट असेट्स में माइनस अपन कर देंगे दोस्तों किसको? स्टॉक प्लस प्रिपेयर्ड एक्सपेंडिचर को। स्टॉक प्लस प्रिपेयर्ड एक्सपेंडिचर को जब माइनस कर दिया जाएगा तो वो आपकी लिक्विड असेट्स कहलाएगी, उसको अपन लिक्विड असेट्स के अंतर्गत शामिल करेंगे, वो अपनी लिक्विड असेट्स का पार्ट यहाँ पर माना जाएगा। सबसे पहली बात तो ये ध्यान। ओके, फिर दोस्तों मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं, आपको एक बात और सुनना मित्रों, यहाँ पर खास बात यह है कि तरल अनुपात यानी सामान्यतः ये था कि आदर्श तरल अनुपात जो है तो वो 1:1 है। तो 1:1 होता है, मतलब एक करंट लायबिलिटीज का पेमेंट करने के लिए एक अपने पास लिक्विड असेट्स होना जरूरी है। ओके, तो एक करंट लायबिलिटीज का पेमेंट करने के लिए एक करंट लिक्विड असेट्स होना जरूरी माना जाता है दोस्तों। ओके, आगे तो अपन कह सकते हैं दोस्तों, अगर ओके तो अपन कह सकते हैं कि तरल अनुपात ये कहता है कि एक करंट लायबिलिटीज का पेमेंट करने के लिए दोस्तों एक लिक्विड असेट्स का होना जरूरी माना जाता है। ये बात दोस्तों अपन को समझने की कोशिश दोस्तों यहाँ पर बात आ जाएगी दोस्तों। बताइए दोस्तों, यहाँ तक की बात अगर बात करें तो सही तरह से समझ में आया या नहीं आया दोस्तों, ये बताइए दोस्तों। ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर तौर पर समझ में आ गए क्या? यस या नो एक बार क्लिक कर दीजिए। हाँ सर कि ये सारे पॉइंट हमको अच्छे से क्लियर हो गए और हमने सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझ लिया, एक एक पॉइंट्स के बारे में पूरी जानकारी देख ली और एक एक बिंदु के बारे में हमने सारी बातें समझ ली। अब एक बार थम्स अप कर दो कि सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए क्या? यस या नो, ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए या नहीं में दोस्तों, ये बात बताइए। ओके, एक बार थम्स अप कर दो। देखो मित्रों, मैं आज की कक्षा में आपसे बात कर रहा हूँ, देखो क्या क्या सुनिए। अभी हमने क्या क्या बात कहा कि रेशियो एनालिसिस क्या है,
मतलब आपका अनुपात विश्लेषण क्या है। एक तो अपन ने ये डिस्कस किया कि अनुपात विश्लेषण कहते किसे, फिर अपन बात करें अनुपातों के प्रकार की बात करें कि अनुपात कितने प्रकार के, उनके बारे में बात करें कि अनुपातों के कौन कौन से प्रकार थे, उन सबके बारे में बात कर रहे थे, अनुपातों के प्रकार को लेकर बात कर रहे थे। उसके बाद दोस्तों आपको बता दो यहाँ पर कि आपके सबसे पहले अपने लिक्विडिटी रेशियो की बात की। लिक्विडिटी रेशियो की पूरी मैंने थ्योरी समझा दी। तीनों प्रकार होते हैं, दो मैंने बता दिए, लिक्विड रेशियो सॉरी एक करंट रेशियो और एक क्विक रेशियो, ये दो मैंने लिखा दिया। अब थोड़ा प्रैक्टिकल की ओर चलते हैं, अब कुछ क्वेश्चनों की ओर बात करते हैं दोस्तों। क्लियर, चलो आ रहा समझ दोस्तों। इसलिए दोस्तों बहुत ज्यादा ओके। अब देखो, अब मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखूं। मैंने कहा दोस्तों अगर मैं एग्जांपल रखूं कि निम्नलिखित, अगर मैं लिख दूं कि निम्नलिखित, अगर मैंने कहा कि निम्नलिखित सूचनाओं से, मैं कहूं कि निम्नलिखित सूचनाओं से, निम्नलिखित सूचनाओं से, निम्नलिखित सूचनाओं से चालू अनुपात, कौन सा, करंट रेशियो। तो निम्नलिखित सूचनाओं से चालू अनुपात तथा, चालू अनुपात तथा तरल अनुपात, चालू अनुपात तथा तरल अनुपात, चालू अनुपात तथा तरल अनुपात की गणना कीजिए। तो चालू अनुपात तथा तरल अनुपात की गणना आपको करनी है कुछ इंफॉर्मेशन के आधार पर। ओके, अब देखो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले अगर मैं लिखूं कैश इन हैंड, देखो कैश इन हैंड एंड कैश इन हैंड दोस्तों, आपका कैश इन हैंड दे रखा दोस्तों आपका 10,000, कैश इन हैंड कितना आपका 10,000 दे रखा। ओके, फिर मैं लिखूं कैसेट बैंक। ओके, कैसेट बैंक दोस्तों आपके सामने कैसेट बैंक दे रखा, मान लो ओके कितना 30,000 का दे रखा, 30,000 का कैसेट बैंक दे रखा। ओके, फिर मेरे को डेटर्स, आपके सामने डेटर्स की वैल्यू दे रखी दोस्तों 20,000, कितने देखिए 20,000 आपको दे रखी। ओके, फिर मैं लिखूँ आपके सामने स्टॉक, स्टॉक की बात करें स्टॉक को है 40,000, तो स्टॉक है दोस्तों आपका 40,000 का दे रखा। ओके, फिर मेरे को प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी की बात करेंगे वो आपकी 15,000 दे रखी, कितनी 15,000 दे रखी। ओके, फिर मैं यहाँ लिखूँ बिल्डिंग, भाई बिल्डिंग जो आपको दे रखी है, बिल्डिंग की जो वैल्यू दे रखी है वो आपकी 5,000 दे रखी, कितनी 5,000 दे रखी। ओके, फिर मैं लिखूँ क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स की जो वैल्यू है दोस्तों, क्रेडिटर्स की जो वैल्यू है वो 15,000, क्रेडिटर्स कितने के 15,000 के। ओके, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट की जो वैल्यू है, बैंक ओवरड्राफ्ट की जो वैल्यू है वो है आपके सामने 25,000, कितनी आपके सामने 25,000। ओके, शॉर्ट टर्म लोन्स की बात करो, शॉर्ट टर्म लोन्स, अपने शॉर्ट टर्म लोन्स की बात करें तो शॉर्ट टर्म जो लोन होता है वो आपके सामने 10,000, कितना 10,000 है। ओके, और जनरल रिजर्व की बात करूँ, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व की जो वैल्यू है दोस्तों, जनरल रिजर्व की वैल्यू है दोस्तों वो है 50,000, कितनी आपकी 50,000। ओके, तो बताइए अब देखो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने, इन सब इंफॉर्मेशन के आधार पर दोस्तों क्या करना होगा, ठीक है, इन सब इंफॉर्मेशन के आधार पर आपको करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो की कैलकुलेशन करनी है कि भाई करंट रेशियो कितना आएगा और लिक्विड रेशियो कितना आएगा। इन सब की कैलकुलेशन आपको करके बतानी है दोस्तों। एक बार फटाफट दोस्तों बताइए करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो की वैल्यू क्या रहेगी, ये बात आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी कि करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो की वैल्यू क्या रहने वाली है। ये बात आराम से समझ, तो बताइए बताइए यहाँ पर दोस्तों आपके सामने अगर बात करूँ तो करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो क्या होगा। बताइए करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो की वैल्यू कितनी रहेगी, सोच कर, सोच समझ के जवाब दे, जल्दी सोच समझ के जवाब देना, गलत मत करना। देखो देखो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर आपको था कि अपन देखो यहाँ पर जानते हैं कि करंट रेशियो, देखो सुनिए, सबसे पहले हम बात करेंगे करंट रेशियो के बारे में, करंट रेशियो के, ओके, करंट रेशियो के बारे में बात करेंगे, करंट रेशियो। तो सबसे पहले अपन करंट रेशियो की बात अपन करेंगे तो करंट रेशियो आ जाएगा आपका करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज की बात करें यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये। ओके, सुनिए, अब करंट असेट्स में कौन कौन सी असेट्स है पहले वो देख लेते हैं अपन, कौन कौन सी असेट्स आ रही है। देखो आपका कैश इन हैंड कितना है 10,000, ये करंट असेट्स है। कैसेट बैंक 30,000, ये भी अपनी करंट असेट्स है। डेटर्स 20,000, ये भी अपनी करंट असेट्स है।
और स्टॉक 40,000 ये भी करंट असेट। प्लांट एंड मशीनरी बिल्डिंग अपनी करंट असेट्स नहीं है दोस्तों, ये बात है। तो मैं कह दूं 1 लाख की तो करंट एसेट, यहाँ पे सीधी सीधी 1 लाख की तो क्या है करंट असेट्स है। ओके, तो भाई साहब 1 लाख की तो अपनी करंट असेट्स साफ साफ मेरे को नजर आ रही है कि 1 लाख की करंट असेट्स है। करंट लाइबिलिटीज की बात करें तो क्रेडिटर आपके 15,000 के करंट लाइबिलिटीज में, बैंक ओवरड्राफ्ट आपका करंट लाइबिलिटीज में, और दोस्तों शॉर्ट टर्म लोन भी करंट होता है दोस्तों, लेकिन जनरल रिजर्व अपना नहीं होता। तो 50,000 की आपके करंट लाइबिलिटीज। ओके, तो इसका मतलब 50,000 की आपकी करंट लाइबिलिटीज होगी। तो ये अनुपात 2:1 अपना यहाँ पर हो जाएगा, इसमें तो कोई दो राय की बात बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। ओके, अच्छा दोस्तों, इसी में अगर आपसे लिक्विड रेशियो पूछता, लिक्विड रेशियो, अगर लिक्विड रेशियो बोलो या एसिड रेशियो बोलो, अगर ये पूछता तो फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड एसेट्स। फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड एसेट्स। ओके, लिक्विड एसेट्स अपॉन, लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, आप जानते हो। तो आप जानते हो दोस्तों, यहाँ पर देखो करंट लायबिलिटी तो आपकी 50,000 है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। लेकिन दोस्तों अब बात करें लिक्विड एसेट्स की, बात करते हैं कि लिक्विड एसेट्स की बात करें तो आप जानते हो कि जब करंट एसेट्स में से हम क्या, स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंडिचर, अगर स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंडिचर को अगर हटा दे, प्रीपेड एक्सपेंडिचर को अगर हटा दे, तो भाई साहब मेरी करंट असेट्स है 1 लाख की। ओके, स्टॉक दे रखा दोस्तों मेरा 40,000 का, लेकिन प्रीपेड एक्सपेंडिचर नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। तो यहाँ पर जब देखोगे तो 60,000 का आपका ये हो जाएगा, 60,000 का हो जाएगा। तो ये 60,000 का आपके सामने आ जाएगा। तो इस प्रकार से 1.2 अनुपात आपका 1, ये आपका लिक्विड रेशियो रहेगा। इसको अपन लिक्विड रेशियो बोलो या इसको एसिड रेशियो बोलो या इसको क्विक रेशियो बोलो, एक ही बात है, इसमें कोई भी दोहराए की बात नहीं है। तो इसको लिक्विड रेशियो बोलो या इसको क्विक रेशियो बोलो या इसको एसिड रेशियो बोलो, एक ही बात है, इसमें कोई अलग बात दोस्तों आपकी बात नहीं होती। क्लियर? तो एक तो ये प्रश्न ऐसा आता है। ये प्रश्न तो वो होते हैं दोस्तों जो एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों का आंसर तो हर कोई बच्चा दे सकता है जब उसको ये पता पड़ जाए कि करंट असेट्स क्या होती है और करंट लायबिलिटीज क्या होती है। अगर ये बात उसको पता पड़ जाए कि करंट असेट्स क्या होती है और करंट लायबिलिटी क्या होती है, अगर ठीक है, यहाँ पर अगर ये बात उसको पता है, तो अगर वो करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज को पहचानना सीख गया तो वो करंट रेशियो और दोस्तों लिक्विड रेशियो का क्वेश्चन सोल्व कर सकता है। मतलब करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो को प्रश्न को आसानी से सोल्व कर सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आराम से वो सोल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय की बात बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहली बात तो खासकर बात इंपॉर्टेंट आपकी याद रहेगी। क्लियर? अब सुनिए, तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों आजकल प्रश्न कुछ इस प्रकार से आते हैं। एक अगला एग्जाम्पल देखो, देखो एग्जाम्पल ऐसा आता है कि मान लो मैं तुमसे कह दूं कि करंट रेशियो, भाई अपना मान लो एक संस्था है, उसका करंट रेशियो 3:1 है। ओके, आगे और मैं कह दूं कि करंट लायबिलिटी जो है ना, करंट लायबिलिटी, वो करंट लायबिलिटीज है दोस्तों, उसकी है 60,000 की, कितने की, 60,000 की है। ओके, अब पूछे कि कैलकुलेट करंट असेट, कि भाई करंट असेट्स कितनी होगी, करंट असेट्स कितनी होगी। अगर ये प्रश्न हो कि बताओ करंट असेट कितनी होगी, तो सिंपल सी बात है दोस्तों, आप जानते हो कि यहाँ पर अब करंट असेट कितनी होगी, तो ये बात आप अच्छे से जानते हो, ये चीज आप अच्छे से पहचानते हो। ओके, आगे इस चीज को लेकर दोस्तों आपको अच्छे से सारी बातें पता है कि ये चीज आपके सामने आ जाती है, ये चीज आप लोगों के सामने दोस्तों यहाँ पर निकल कर आ जाते हैं दोस्तों। क्लियर? तो सबसे पहली बात तो इंपॉर्टेंट बात आपके सामने यही आती है कि भाई करंट रेशियो, देखो यहां पर मैं कहता हूं करंट रेशियो 3:1 आपका 1 दे रखा है। ओके, करंट लायबिलिटी आपकी 60,000 की दे रखी है और करंट असेट्स कितनी होगी, ये प्रश्न आपसे पूछ लिया था मेरे प्यारे साथियों। अब बताओ, तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हो कि करंट रेशियो की जब मैं बात करता हूं, ओके, जब मैं करंट रेशियो की बात करता हूं मेरे लाडलो, तो करंट रेशियो कैसे निकालते हैं, ये आप जानते हो कि करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज करके निकालते हैं। यहाँ पर अनुपात 3:1 दे रखा है। करंट असेट्स अपने को पता नहीं, लेकिन करंट लायबिलिटी पता है कि 60,000 की दे रखी है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आप कहोगे कि सर करंट असेट्स है 1,80,000 की। ओके, करंट असेट 1,80,000 की, इसमें कोई बात आपके सामने नहीं आएगी। ओके, फिर अपन थोड़ा बहुत और आगे चलते हैं दोस्तों। आजकल एग्जाम में ऐसा भी प्रश्न आ जाता है दोस्तों, मैं कह दूं कि अगर मैं कह दूं कि भाई एक संस्था है, उसका करंट रेशियो, एक संस्था है जिसका करंट रेशियो है 4:1 आपका 1 है। ओके, और यहां पर करंट असेट्स की जब बात आती है, करंट असेट्स की जब बात आती है तो बताओ तो करंट असेट्स कितनी है, करंट असेट्स है दोस्तों आपकी 5 लाख की, कितने की, 5 लाख की। तो अगर मैं कैलकुलेट दोस्तों करंट लायबिलिटी, अगर आपको यहाँ पर करंट लायबिलिटीज कैलकुलेट करनी है तो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो मेरे लाडलो आप जानते हो कि हर चीज का एक ही समाधान है, आपको यहाँ पर करंट रेशियो का फॉर्मूला लगाना है। भाई करंट रेशियो का आप फॉर्मूला आप लोग यहाँ पर लगा लीजिए। फॉर्मूला होता है करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ओके, ये होता है तो 4/1, करंट असेट आपकी 5 लाख की दे रखी है
और करंट लायबिलिटीज अपने को पता नहीं। तो यहाँ पर मैं करंट लायबिलिटी जब निकालूंगा तो 5 लाख में 200 भाग लगाऊंगा, कितना का 4 का। तो जब 4 का भाग लगाया जाएगा तो 1,25,000 आ जाएगा इसका। और करंट लायबिलिटी जो है तो कितने की 1,25,000 की। तो करंट लायबिलिटी 1,25,000 आपके सामने आ जाएगी। ओके, तो इस प्रकार से भी अपन कह सकते हैं कि करंट लायबिलिटी 1,25,000 की आ जाएगी। लेकिन दोस्तों अब ये भी तो बहुत इजी प्रश्न है दोस्तों, ये तो बहुत इजी प्रश्न है, ऐसे भी नहीं पूछता आजकल, और तरीके। अभी अपन धीरे धीरे चलेंगे तो धीरे धीरे, क्योंकि आजकल का तरीका तो ट्रेंड बदलता जा रहा है। क्योंकि भाई ग्रेड फर्स्ट की नौकरी अगर करनी है तो कुछ तो अलग सोचना पड़ेगा। और दोस्तों मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ पर तुम बैठ के पढ़ रहे हो ना, ये एक बात तो तुम्हारे दिलो दिमाग को बिठा देता हूँ, सबसे ज्यादा भयानक कंपटीशन जो होगा ना वो अपनी क्लास की वजह से होगा। यानी आज राजस्थान में दोस्तों जो सबसे ज्यादा कंपटीशन होगा वो अपनी क्लास की वजह से होगा। यानी अपनी वजह से मेरिट कितनी हाई जाएगी उसका अब तुलना नहीं कर सकते आप लोग। ओके, चलिए मित्रों, हम एक प्रश्न आपके सामने और रखें दोस्तों। अगर मैं तुमसे कह दूं भाई साहब, मैं कह दूं कि भाई मेरा करंट देखो, यहां पर मैंने कह दूं कि करंट रेशियो जो है मित्रों वो आपका 3:1 है। करंट रेशियो 3:1 है। और मैं कह दूं कि करंट लायबिलिटीज की जब बात आती है, करंट लायबिलिटीज की जब बात आती है तो करंट लायबिलिटी दोस्तों है 90,000 की। कितने की? 90,000 की। और दोस्तों मैं कह दूं कि स्टॉक जो है स्टॉक है दोस्तों 40,000 का। स्टॉक है 40,000 का। अगर मैं कह दूं कैलकुलेट क्विक रेशियो, अब आपको क्विक रेशियो निकाल, अब क्विक रेशियो बोल लो या लिक्विड रेशियो बोल लो या एसिड रेशियो बोलो, बात तो एक ही है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, क्विक रेशियो निकालना है कि भाई क्विक रेशियो कैसे निकालेंगे। चलो दोस्तों तुम दिमाग लगाओ, फिर मैं बताऊंगा कि क्विक रेशियो कैसे निकालेंगे। पहले आप लोग दिमाग लगाओ, फिर मैं दिमाग लगाने वाला हूं दोस्तों। फटाफट करो दोस्तों। जल्दी दिमाग लगाओ अपना, दिमाग के घोड़े दौड़ाइए दोस्तों, दिमाग के घोड़े आप लोग दौड़ाइए, दिमाग के घोड़े फटाफट दौड़ाइए दोस्तों, जिससे आप इस प्रश्न को कर सको, इस प्रश्न के बारे में जान सको, इस प्रश्न को अच्छे से समझ सको। दिमाग के घोड़े फटाफट दौड़ा लीजिए दोस्तों। करंट रेशियो 3:1 है। करंट लायबिलिटी दोस्तों आपकी 90,000 है। स्टॉक 40,000 का। ओके, अब देखो सबसे पहले तो दोस्तों आपको पता है कि इस प्रश्न में आपको करंट रेशियो दे रखा है, दे रखा है। ओके, तो करंट रेशियो मेरे को दे रखा है, और करंट रेशियो का सूत्र होता है दोस्तों करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट असेट अपन करंट लायबिलिटीज होता है। ओके, तो दोस्तों ये 3 में आपका एक है। करंट असेट्स की जब मैं बात करता हूँ तो करंट असेट जो है मित्रों वो आपकी है दोस्तों, पता नहीं है, करंट असेट पता नहीं है, और करंट लायबिलिटी जो आपकी 90,000। ओके, तो मैं ये तो समझ चुका कि करंट असेट्स है ना दोस्तों वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 2,70,000, 2,70,000 की करंट असेट्स। ओके, आप सभी लोग जानते हो दोस्तों, आप सभी लोग पहचानते हो, क्या पहचानते हो आप लोग, ये पहचानते हो कि क्विक रेशियो की जब बात करते हैं, क्विक रेशियो, क्विक रेशियो कैसे निकालते हैं अपन, वो निकालते हैं क्विक असेट्स। अब क्विक असेट बोलो, एसिड असेट बोलो, या आपकी कुछ लिक्विड असेट बोलो, ओके, अपॉन करंट लायबिलिटी बात करते हैं। अब आप जानते हो कि करंट लायबिलिटी तो जो 90,000 साफ साफ दे रखी है, लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन में क्विक असेट्स आपको नहीं दे रखी। तो भाई क्विक असेट अगर नहीं दे रखी तो कोई बात नहीं भाई, जब करंट असेट्स में से हम माइनस कर देंगे किसको, स्टॉक को, क्योंकि प्रिपेयर तो इसमें है नहीं दोस्तों, तो 2,70,000 में से माइनस कर देंगे दोस्तों 40,000 को। ओके, तो आ जाएगा 2,30,000। तो 2,30,000 की आपकी क्विक असेट्स आएगी। तो 2,30,000 की दोस्तों आपकी क्विक असेट दोस्तों यहाँ पर आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम दोस्तों यहाँ पर 2.55:1 ये आपका आ जाएगा। आगे आगे, तो ये बात आप लोगों के सामने यहाँ पर आ जाएगी दोस्तों। ओके, दीपक वर्मा कहना सर क्लास में इंक्रीज करो प्लीज। दीपक वर्मा जी देखो, दीपक जी धारणा यहाँ पे ज्ञान मत दिया कर मेरे को, ठीक है ना, मेरे को सब चीज़ पसंद है, ज्ञान पसंद नहीं दोस्तों, बस ये धारणा, ये मेरा ईगो समझ लेना, कुछ ज्ञान मत दिया कर, ठीक है ना। ज़्यादा तकलीफ है ना, ज़्यादा तकलीफ है तो कहीं और जाके पढ़ ले, ठीक है ना। क्लास को इंक्रीज करो, मैं कोई कठपुतली नहीं देना तुम्हारे हिसाब बना, अपने हिसाब से पढ़ाने वाला टीचर हो जाना, अपने हिसाब से एग्जाम से पहले कोर्स करा के दे दूंगा शानदार तरीके से, ठीक है ना। इंक्रीज करो, तेरे को तो मैं इंक्रीज करा दूँ, तेरे को यहाँ से हटाई, कहीं और जाके पढ़ लेना आज। सॉरी दीपक, ठीक है बेटा, बाय बाय, कहीं और जाके पढ़ लेना आज, आज लास्ट क्लास है तेरी, जवाब देगा आगे। अब देखो तो यहां पर देखोगे तो क्विक असेट कितना है भाई 2.55:1 की बात करें। ओके, चलिए मित्रों हम बात करेंगे आगे दोस्तों। मुकेश पंचोली धारणा आज तक अपने खुद के इशारों पे चलने वाला लोग आदमी है, धारणा किसी के इशारों पे काम नहीं करता, धारणा किसी के इशारों पे,
आपको कल इतना सा बोलने का अधिकार है केवल कि जो पढ़ा रहा हूं वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, बस इसके अलावा कुछ नहीं बोला। मैं दिन में पढ़ाऊं चाहे रात में पढ़ाऊं, मैं चाहे खड़ा होकर पढ़ाऊं चाहे मैं बैठ के पढ़ाऊं, चाहे मैं लेट के पढ़ाऊं चाहे मैं कैसे पढ़ाऊं, ये बोलने का आपको राइट्स नहीं दाना यहाँ पे। मुकेश पंचोली के बाद बैठ के पढ़ो जाना आगे। नहीं सॉरी वोरी नहीं, सॉरी सॉरी मैं बोलता हूँ आपको, सॉरी मैं बोलता हूँ आपको, ठीक है ना। कहीं और जाके पढ़ लेना आज, और जो करना वो कर लेना, ठीक है ना, जो खाना वो खा लेना। आगे बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होगी धारणा। मैंने पहले कहा था कि मेरी क्लास में 1% भी माफी नाम का कोई शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं रहना। मैं हमेशा दोस्तों स्टूडेंट के लिए जिया हूँ, स्टूडेंट के लिए जीता हूँ। आज मेरे को काम था फिर भी मैं क्लास ले रहा हूँ। ओके चलिए मैं तो अपन आगे बात करते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। सॉरी मैं बोला आपको, ठीक है ना। आगे अब देखो दोस्तों, यहां पर मैं कह रहा हूं आपके सामने करंट रेशियो की बात करें, करंट रेशियो। ओके ये करंट रेशियो आपके सामने है, तो करंट रेशियो कितना है दोस्तों आपका, ये 3:2 दोस्तों आपके सामने 1 है, 3:1 आपको दे रखा है। ओके और मैं यहां पर कह दूं वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल की जब बात आती है, वर्किंग कैपिटल को लेकर अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये कितना आपका 90,000 आ जाएगा। ओके और यहां पर मैं कैलकुलेट, अब आपको दोस्तों यहां पर करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज आपको कैलकुलेट करनी है। ऐसे प्रश्न भी आपके सामने एग्जाम में आ जाएंगे सर। ओके ओके तो अपन यहां पर दोस्तों ये सामने आ जाएगी दोस्तों, करंट रेशियो अगर आ जाता तो 3:1 आ जाएगा दोस्तों, तो 3:1 आ जाएगा। ओके वर्किंग कैपिटल दोस्तों आपकी 90,000 की आ जाएगी। कैलकुलेट करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी आपको कैलकुलेट यहां पर करनी। ओके अब देखो मित्रों, मैं तो सबसे पहले खास बात अब सुनो, इस तरह का प्रश्न एग्जाम में जब आता है, इस तरह की बात जब एग्जाम में आ जाते हैं दोस्तों आगे, तो इस तरह के प्रश्नों को हम कैसे सोल्व करते सुने तो। ओके करने का तरीका बहुत इजी है, मैं चाहूं तो सिंपल शब्दों में समझा दूं। देखो आप इस प्रश्न में सीधा समझ कि माना कि करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी आप करंट लायबिलिटीज को एक्स मान लो। ओके तो बताओ करंट लायबिलिटीज अगर एक्स है तो करंट असेट्स कितनी होगी 3x। बताओ ये बात सही है गलत है, ये 3x हो जाएगी। भाई अगर आपने इसको x मान लिया तो ये 3x हो गया। ओके अब तुम कहोगे सर आपने करंट लायबिलिटीज को x क्यों माना, मैं कह रहा हूं भाई तुम्हारी इच्छा हो तो करंट असेट्स को मान लो, लेकिन करंट असेट्स को मानोगे तो थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। टिपिकल बोला आपकी मैथ थोड़ी टिपिकल हो जाएगी। तो करंट लायबिलिटीज को आप x मान लो और करंट असेट्स को आप 3x हो गया। बस अब कर लो, हो गया क्वेश्चन खत्म। बताओ मित्रों वर्किंग कैपिटल, बताओ मित्रों वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, ये मैं आपको पहले ही सिखा चुका था जो क्लास आपके शुरू से ले रहा था। तो करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज की बात करेंगे तो देखो आप जानते हो कि वर्किंग कैपिटल है 290,000 की, करंट असेट 3x आ जाएगा, 3x माइनस ये आ जाएगा आपका x हो जाएगा। तो आप जानते हो कि 90,000 बराबर होगा आपका ये हो जाएगा 2x। तो x की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 90,000 बटे में 2, तो भाई x की वैल्यू आ जाएगी 45,000। मतलब कि दोस्तों ये हुआ कि करंट लायबिलिटीज 45,000 की हो गई, बस हो गया। तो करंट असेट कितनी जाएगी, तो आप जानते हो 45,000 का 3 गुना, 45,000 का 3 गुना कितना होता है 1,35,000 होता है। 1,35,000 की आपकी करंट असेट्स आएगी। तो 1,35,000 की करंट असेट आपके सामने निकल कर आ जाएगी। तो 1,35,000 की करंट असेट आपके सामने निकल कर यहां पर आ जाएगी। ओके तो बताइए दोस्तों यहां तक की बात भी क्लियर हुई नहीं, तो यस या नो, यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या, यस या नो, तो यस या नो। भाई यहां तक की बात सुनेंगे आप लोग। भाई सीधी सी बात है, मैंने यहां पर इस प्रश्न में करंट लायबिलिटीज को एक्स मान लिया। अब तुम कहोगे सर करंट लायबिलिटीज को ये क्यों माना, मैं कह रहा हूं तुम्हारी जो इच्छा उसको मान लो। आप यहां पे करंट असेट्स को भी मान सकते हो, और करंट असेट्स को यहां पे 3x आपके सामने आएगा। ओके 3x, तो करंट लायबिलिटीज आपने x मान ली दोस्तों, तो करंट असेट्स आपका 3x हो जाएगा। ओके तो करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी ये आपका होता है वर्किंग कैपिटल, ये अपना वर्किंग कैपिटल कहलाता है। इसको हम वर्किंग कैपिटल अपन कहते हैं, ये वर्किंग कैपिटल का पार्ट माना जाता है। इसको वर्किंग कैपिटल के अंतर्गत हम शामिल करते हैं, ये वर्किंग कैपिटल का पार्ट माना जाता है। ओके अब एक बात थम्स अप कर दो कि ये बात आपको समझ में आ गई क्या, यस या नो। इस तरह की बात आप लोगों के माइंड में सेट हो गई क्या, यस या नो। एक बात दोस्तों इस बात को क्लियर कर दो कि सर अच्छे से समझ आ गई, और जीवन के किसी भी कालखंड में अब इस बात को हम नहीं भूलने वाले, और इस बात को कभी भी जीवन के किसी भी कालखंड में हम नहीं भूलेंगे दोस्तों। फिर दोस्तों आपके सामने मैं एक प्रश्न रखता हूं, एक प्रश्न आपके सामने रखा। मैंने कहा तो कि अगर मैं कह दूं कि करंट रेशियो, देखो मैंने कहा कि करंट रेशियो, मैंने कहा कि करंट रेशियो, बताओ करंट रेशियो दोस्तों आपका 4.5 अनुपात आपका 1 है। ओके और मैं कह दूं कि वर्किंग कैपिटल, आपकी जो वर्किंग कैपिटल जो वो कितनी है, वो आपकी 70,000 है। ओके 70,000, मैं कहूँ कैलकुलेट
करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी। आपको करंट असेट और करंट लायबिलिटी आपको निकालनी है कि इस प्रश्न में करंट असेट और करंट लायबिलिटी कितनी आएगी, वो आपको निकालना है कि करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी कितनी आएगी। करंट असेट और करंट लायबिलिटी इस प्रश्न में कितनी आएगी दोस्तों, बताइए। जल्दी से कमेंट करके दो, फटाफट दो, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ो, जल्दी जल्दी अपने घोड़े दौड़ो। दोस्तों आप सभी को समझ में आ रहा है ना अच्छे से, कोई डाउट तो नहीं किसी को लेकर, भाई किसी भी प्रकार को कोई डाउट तो नहीं किसी को लेकर। अब देखो करो फटाफट इस प्रश्न में करके दो, कीजिए इस प्रश्न में देखो। अब सुनिए दोस्तों, यहां पर जब आप देखोगे जानोगे दोस्तों, ओके आगे ठीक है। देखो देखो, इस प्रश्न में आप लोग कर लो कि करंट लायबिलिटीज को आपने x मान लिया तो करंट असेट्स हो गए 4.5x, ऐसा तो हो गया, ये तो समझ आएगा आपको। ओके, आप सभी जानते हो कि वर्किंग कैपिटल निकालते हैं अपन करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज करके। तो आप जानते हो ये 4.5x हो जाएगा, माइनस हो जाएगा दोस्तों आपका x, और ये देगा आपका 70,000, कितना देगा 70,000 देगा 70,000। ओके, तो 70,000 बराबर होगा 3.5x, तो x की वैल्यू हो जाएगी 70,000 में 200 भाग देंगे कितने का 3.5 का, तो 70,000 में 3.5 का जब भाग देते हैं तो दोस्तों 20,000 20,000 आपके सामने आ जाता है। मतलब कि करंट लायबिलिटीज आपकी 20,000 है। तो बताओ करंट असेट कितनी जाएगी, तो आप जाते 20,000 का 4.5 गुना, 20,000 का 4.5 गुना कितना देगा आपका 90,000। तो 90,000 की आपकी करंट लायबिलिटी यहाँ पर आएगी, 90,000 की करंट लायबिलिटी दोस्तों यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। ओके, 90,000 की करंट लायबिलिटी आपके सामने निकल कर यहाँ पर आ जाएगी। ओके, 90,000 की करंट लायबिलिटी आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी। ओके, चलिए मैं तो इस बात पे अगला प्रश्न आप देखिए आराम से। मैंने कहा दोस्तों आपकी जो लिक्विड रेशियो, देखो मैंने कहा देखो लिक्विड रेशियो, देखो लिक्विड रेशियो दोस्तों आपका 4:1। ओके, और मैं कह दूँ करंट लायबिलिटी, ओके करंट लायबिलिटीज है दोस्तों आपकी 50,000 है। करंट लायबिलिटी कितनी आपकी 50,000 है। ओके, कैलकुलेट दोस्तों करंट रेशियो, पूछा जा रहा है कि करंट रेशियो कितना होगा, करंट रेशियो कितना होगा ये प्रश्न। अच्छा इसमें स्टॉक भी है, स्टॉक है दोस्तों आपका, स्टॉक है दोस्तों आपका 10,000 का, स्टॉक है दोस्तों 10,000 का। अब पूछा जा रहा है कि करंट रेशियो कितना होगा, कैलकुलेट करंट रेशियो, बताइए करंट रेशियो कितना होगा इस प्रश्न में, करंट रेशियो कितना रहेगा ये प्रश्न की करंट रेशियो कितना रहेगा। भाई आपकी लिक्विड रेशियो, देखो लिक्विड रेशियो 4:1 है। लिक्विड रेशियो दोस्तों कितना आपका, लिक्विड रेशियो आपका 4:1 है दोस्तों, और उसके अलावा करंट लायबिलिटी आपकी 50,000 है। ओके, स्टॉक आपका 10,000 का है। तो कैलकुलेट करंट रेशियो, आपको यहाँ पर करंट रेशियो निकाल करना कि करंट रेशियो कितना आएगा, करंट रेशियो निकाल करना कि करंट रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। करंट रेशियो कितना आएगा ये प्रश्न आपके सामने आ रहा है, जल्दी बताओ। बताइए, तो यहां पर आपका करंट रेशियो कितना आएगा, तो करंट रेशियो, ओके करंट देखो सबसे पहले तो दोस्तों आपको पता है दोस्तों यहां पर हमने लिक्विड रेशियो, देखो ये आपका लिक्विड रेशियो है। फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड असेट्स, लिक्विड असेट्स अपॉन की बात करेंगे अपन करंट लायबिलिटीज की। ओके, तो ये आएगा 4:4 लिक्विड असेट्स कितनी है पता नहीं, भाई लिक्विड असेट हमको अभी पता नहीं है, लिक्विड असेट कितनी है हमको नहीं पता, छोड़ दो ये बात। करंट लायबिलिटी कितनी की 50,000 की दर की 50,000 की, तो अपने को ये तो पता पड़ ही गया कि भाई साहब लिक्विड असेट जो है ना, लिक्विड असेट्स वो है दोस्तों आपकी 2 लाख की। लिक्विड असेट कितने की है 2 लाख की, तो लिक्विड असेट 2 लाख की, ये तो हमको पता पड़ ही गया। ओके, अब आप जानते हो कि करंट रेशियो कैसे निकालते हैं। करंट रेशियो निकालने का सीधा सा सूत्र होता है दोस्तों करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट असेट्स आपका, करंट लायबिलिटी कितने की दोस्तों आपकी, करंट लायबिलिटी 50,000 की,
लेकिन दोस्तों करंट असेट्स अपने को नहीं पता, लेकिन ये पता है कि लिक्विड असेट 2 लाख की है जिसमें स्टॉक शामिल नहीं है, तो स्टॉक को ऐड कर दो, तो 10,000 का स्टॉक ऐड कर दिया तो 2,10,000 की आपकी हो जाएगी ये असेट। ओके, और 2,10,000 में दोस्तों जब अपन 50,000 का भाग देंगे तो 4.2:1 आ जाएगा, तो 4.2:1 आपका निकल कर आ जाएगा। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई क्या अच्छे से? ओके भाई, समझ में आ रहा थोड़ा थोड़ा दोस्तों? आप लोगों को बताइए, आप सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा नहीं आ रहा? यस या नो में, तो यस या नो आपको यहाँ तक की सारी बातें आप लोगों को अच्छे से क्लियर में समझ आ रही नहीं आ रही? जो बातें मैं बताना चाहूँ वो सारी बातें आपको क्लियर तौर पे समझ आ रही है अच्छे से? जो जो बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो सारी बातें आपके माइंड में सेट हो रही है नहीं? यस या नो बताओ। जो जो बातें आपके सामने माइंड में सेट हो, सारी बातें आपके माइंड में सेट होनी चाहिए। ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। ओके, बहुत अच्छा। दोस्तों इस बात पे एक प्रश्न और लीजिए, एक प्रश्न आप लोग और लो। मैंने कहा दोस्तों कि आपके सामने लिखा कि करंट रेशियो, देखो ये आपका करंट रेशियो है। करंट रेशियो लिखा दोस्तों मैंने आपके सामने 4.5:1, और लिक्विड रेशियो लिखा मैंने आपके सामने, ये लिक्विड रेशियो है। लिक्विड रेशियो दोस्तों मैंने लिखा आपके सामने 3:1, ये 3:1 है दोस्तों। ओके, और आपके सामने स्टॉक दे रखा, स्टॉक दे रखा 60,000 का। अभी पूछा कि कैलकुलेट कैलकुलेट करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी। आपको इस प्रश्न में करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी निकाल कि करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी कितनी होगी, ये प्रश्न आपके सामने आ जाता है। बताइए कितना आएगा? बताइए। अब देखो आपके सामने आ जाता है दोस्तों, यहां तक की बात करूं, देखो यहां तक की बात आ जाती है। देखो करंट रेशियो 4.5:1 है, लिक्विड 3 अनुपात आपका 1 है, स्टॉक आपका कितना है? आपका स्टॉक आ जाएगा दोस्तों का, देगा कितने का? 60,000 का। अब देखो प्रश्न बहुत सिंपल सा है। मैं कह दूं कि इसमें करंट लायबिलिटीज तो एक्स हो गई मान लिया, तो बताओ करंट असेट कितनी हो गई? करंट असेट की 4.5x हो गई। और लिक्विड असेट कितनी हो गई? तो लिक्विड असेट्स हो गई 3x हो गई। ये आपको लिक्विड असेट हो गई आपकी 3x हो गई। ओके, कितनी? 3x आपके हो गए। ओके, तो आप जानते हो दोस्तों कि करंट असेट्स और लिक्विड असेट्स का जो डिफरेंस है वो स्टॉक कहलाता है। भाई करंट असेट और लिक्विड असेट का जो डिफरेंस है वो आपका स्टॉक कहलाता है, नहीं कहलाता? कहलाता है। तो आप जानते हो कि यहाँ पर ये 4.5x है और ये आपका 3x है, और स्टॉक की वैल्यू है 260,000 की। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा 1.5x बराबर रहेगा 60,000। ओके, 60,000, तो x की वैल्यू रहेगी आपका 60,000 में दोस्तों अपन 1.5 का भाग देंगे। ओके, तो ये आ जाएगा दोस्तों 40,000। इसका मतलब अपन कहेंगे कि करंट असेट्स है 40,000 की। ये तो क्लियर। अब करंट असेट 40,000 की है, तो सॉरी करंट लाइबिलिटीज आपकी 40,000, क्योंकि एक्स की वैल्यू आ रही है, तो करंट असेट्स कितनी जाएगी? तो भाई 40,000 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे दोस्तों 4.5 से, तो मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों तो कितना जाएगा? 1,80,000 की आपकी करंट असेट्स आएगी। अच्छा, लिक्विड असेट्स के लिए पूछे कि बताओ लिक्विड असेट्स कितनी होगी? तो भाई लिक्विड असेट्स की बात अगर करें तो भाई 3 को मल्टीप्लाई करो 40,000 से। ओके, तो आ जाएगा 1,20,000, तो 1,20,000 की दोस्तों आपके सामने आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। इसमें कोई भी डाउट आप लोगों के सामने नहीं आना चाहिए, कोई भी प्रश्न आपके मन में डाउट में रहना ही नहीं चाहिए दोस्तों, किसी भी प्रकार का मन में डाउट आपके रहना ही नहीं चाहिए दोस्तों। क्लियर दोस्तों? यहां तक की बात क्लियर हो गई क्या दोस्तों? ओके, अच्छे से। ओके, अरे क्लियर ना दोस्तों अच्छे से? यहां तक के पॉइंट्स क्लियर हो गए अच्छे से दोस्तों? ओके ओके, क्योंकि आपने करंट लायबिलिटीज को एक्स मान लिया, तो सीधी सी बात है करंट लायबिलिटीज आपकी एक्स हो गई, तो करंट असेट 4.5x हो जाएगी, लिक्विड असेट आपकी 3x हो जाएगी, और करंट असेट्स और लिक्विड असेट का अंतर आपका स्टॉक कहलाता है। ओके, करंट असेट और लिक्विड असेट का जो अंतर दोस्तों आपका कहलाता है वो आपका दोस्तों आपका कहलाता है। ओके, ओके, ओके ना? यस या नो? यस या नो? ओके, तो आज के लिए अपन इतना रखें, अभी तो से खत्म नहीं हुआ, अभी तो मैं आपको और भी बहुत सारी बातें बताऊंगा।
क्योंकि इनमें चेंजेस करना वगैरह बहुत सारी बातें दो, मेरे मन में बहुत सारी चीज़ आती है, डोंट वरी, टेंशन मत लो। लेकिन आज का जो लेक्चर था उसमें रेशियोज के बारे में, रेशियोज के प्रकार के बारे में, उसके बाद दोस्तों आपका लिक्विडिटी रेशियो की पूरी थ्योरी मैंने लिखा दी। लिक्विड रेशियो के तीनों रेशियो बता रहा हूँ, तीनों रेशियो की बात करेंगे, अभी खत्म है, अभी प्रैक्टिस करेंगे, मैं अभी लिक्विडिटी रेशियो खत्म नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो अभी के लिए दोस्तों मैं विदा लेता हूँ दोस्तों, मिलते हैं अगली कक्षा में। मस्त रहिए, खुश रहिए और बिंदास रहिए और बने रहिए दोस्तों डॉक्टर मुकेश पंचोली ऑफिशियल ऐप के साथ दोस्तों, ओके। आपका दिन शुभ रहे दोस्तों, किसी भी प्रकार से टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है और बस आराम से पढ़ो, एक बार पढ़ो लेकिन ढंग से पढ़ो दोस्तों, ओके। थैंक यू मित्रों, ऑल द बेस्ट मित्रों।